जनता परेशान है, किसान बेहाल है, नौजवान रोजगार के लिए दर दर रोड पर भटक रहा है। राम मंदिर बन गया, ज्ञानवापी का मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन क्या ये रोजी रोटी का समाधान है? क्या हमारे आय का इंतजाम है ये मंदिर मस्जिद? आज समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, जिनको मदद की ज़रूरत है, सही अर्थ में वहाँ तक लाभ जाए, और वो तभी संभव है जब जातीय जनगणना होगा। हम करें तो रासलीला और आप करें तो कैरेक्टर ढीला। मणिपुर का देखिए, मध्य प्रदेश का देखिए, सत्ता का जो मलाई है वो हाथ से जब छूट जाता है ना, तो लोग बौखला कर अलूल जुलूल बयान देना शुरू कर देता है। यही बीजेपी वाले की स्थिति। वैसे नीतीश जी ने तो कभी कहा नहीं कि मैं प्रधानमंत्री की रेस में हूँ, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। लेकिन यदि 4500 लोगों ने अमित कुमार चौहान को वोट दिया, तो उसके जिला परिषद तो वही है। मैं और मेरा बेटा जब तक जीवित रहूंगा, पूरे क्षेत्र संख्या 52 की सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। जो कोई व्यक्ति लालटेन लेकर के आवेंगे, वही हमारा उम्मीदवार है। हम सभी राजद के कार्यकर्ता उनके पीछे लग जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपारनी। अभी हम पताही प्रखंड में हैं और हमारे साथ देख सकते हैं राजद के प्रखंड अध्यक्ष अशोक सिंह चौहान हैं कि इससे पहले बीजेपी के प्रखंड अध्यक्ष थे। लंबा टाइम दिया था इन्होंने, लगभग 10 साल का टाइम इन्होंने बीजेपी को दिया था और ये अभी प्रखंड अध्यक्ष है, राजद के द्वारा मनोनीत किए गए हैं। हम इनके आवास पर हैं, कुछ चुनावी मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है चौहान जी। सबसे पहले आज मैं आपका अभिनंदन वंदन करता हूं। बड़ी हर्ष की बात है कि आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं। पहला सवाल चौहान जी, आपने लंबा टाइम दिया था बीजेपी को, आखिर कौन सी ऐसी नौबत आ गई जिसकी वजह से आपने बीजेपी को छोड़ दिया और राजद का दामन थामा? ये सही है कि हमने काफ़ी लंबा समय बीजेपी के साथ बिताया, विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए। युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष, चिरैया विधानसभा के सह प्रभारी, और उसके बाद मंडल अध्यक्ष का दायित्व तो मुझे सौंपा गया और 10 साल मैंने इस जवाबदेही को बखूबी निर्वहन किया। उसके पश्चात जब मुझे लगा कि बीजेपी अपने मूलभूत मुद्दों से भटक रही है, तो राजद ज्वाइन करना पड़ा। 14 में जब मोदी जी आए थे तो महंगाई 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 चिल्लाते रहे और उसी आधार पर जनता ने उन्हें वोट दे दिया। उन्होंने वादा किया कि हम 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष देंगे। इस सारी बातों का उनके द्वारा घोषणा किया गया, वादा किया गया, जनता को ठगने का काम किया गया, जिसके आधार पर जनता ने उन्हें 2-2 बार मौका दिया। लेकिन 9 वर्ष के कार्यकाल में न महंगाई पर लगाम लगा, बल्कि महंगाई सुरसा के मुंह के समान अपना मुंह बाए आज खड़ी है। जनता परेशान है, किसान बेहाल है, नौजवान रोजगार के लिए दर दर रोड पर भटक रहा है। आज गैस सिलेंडर का दाम आसमान छू रहा है। तेल और पेट्रोल, रेल तेल सब जो है इस स्थिति में पहुंच गया है कि आम जनता खून की आंसू रो रही है। ऐसी परिस्थिति में मुझे लगा कि अब बीजेपी में रहना कहीं से मुनासिब नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो भी कारगर नहीं है। इस सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने बीजेपी को छोड़ा और राजद का दामन थाम लिया। राजद में भी मुझे प्रखंड अध्यक्ष का दायित्व मिला, जिसे मैं ईमानदारी के साथ बखूबी निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। चौहान जी, आगे की तरफ बढ़ते हैं। राजद ने भरोसा जताया आप पर, प्रखंड अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। आपके आने के बाद प्रखंड में राजद का क्या ग्राफ बढ़ा है, राजद किस तरह से विस्तृत हो रहा है, राजद की तरफ लोगों का आकर्षण किस तरह से है? सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि राजद जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है। इसमें सभी जाति और धर्म के लोग हैं। आपने देखा होगा कि बागीचा वही सुंदर लगता है जिसमें जूही, गेंदा, गुलाब और हर तरह के फूल खिलते हैं, तब जाकर के बागीचा अच्छा लगता है।
वही स्थिति राजद की भी है। राजद A to Z की पार्टी है, इसमें सभी जाति धर्म के लोग इजी महसूस करते हैं। लेकिन बीजेपी का जहाँ तक सवाल है, हम आपसे पूछते हैं, आप बतलाइए कि भूखे भजन न होई गोपाला, लहूं अपनी कंठी माला। ये लिखा हुआ है और मेरा कहा हुआ नहीं है, ये पूर्वज हमारे जो हैं बतलाए हुए हैं। पेट में अन्न नहीं हो, तन पर कपड़ा नहीं हो और मंदिर बना दिया जाए तो पूजा करने में मन लगेगा? यही बात सभी धर्म के लोगों के साथ है। तो सबसे पहले रोजी रोटी रोजगार, लोगों का आय कैसे बढ़े, इस पर सरकार को फोकस करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि केंद्र की सरकार इन मुद्दों को लेकर चल रही है? वादा तो बहुत कुछ करती है, ये वादे की सरकार है, ये जुमले की सरकार है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम गांव समाज में जा रहे हैं और लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि केवल मंदिर, केवल मस्जिद, केवल हिंदुस्तान और पाकिस्तान करना समस्याओं का निराकरण नहीं है। हम खुशहाल तब होंगे जब हमारे पास 2 बेटा है, दोनों को रोजगार मिलेगा। हम खुशहाल तब होंगे जब हमारे यहाँ नई नई कंपनियां आएंगी, फैक्ट्रियां लगेंगी, तब हमारे बाल बच्चे उसमें काम करेंगे और तब हमें आनंद मिलेगा। ठीक है, राम मंदिर बन गया, ज्ञानवापी का मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन क्या ये रोजी रोटी का समाधान है? क्या हमारे आय का इंतजाम है ये मंदिर मस्जिद? आज रेल बिक रहा है, एयरपोर्ट बिक रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, इससे क्या हमारा कल्याण हो सकता है? तो जो खस्ता हाल स्थिति हो रहा है, इसी की आवाज़ है हम लोग राजद वाले, और जनता इस बात को बखूबी समझ रही है। इसका रिजल्ट लोकसभा में भी और विधानसभा में भी हमको अच्छा मिलने वाला। चौहान जी बताइए, जाति जनगणना पर महागठबंधन रोड पर उतर करके विरोध जाहिर कर रही है कि बीजेपी सरकार जाति जनगणना विरोधी सरकार है, इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, स्पष्ट है, बीजेपी गरीबों की हितैषी कभी नहीं हो सकती। अमीर कितना विकसित हो जाए, कितना आगे बढ़ जाए, यही सोच बीजेपी का शुरू से रहा है। जो जातीय जनगणना करा रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी जातीय जनगणना देश में हुआ है और जातीय जनगणना का उद्देश्य है, जब तक हम जानेंगे नहीं कि किस जात की संख्या कितनी है, उसकी स्थिति क्या है, उसको हम क्या मदद कर सकते हैं, तब तक हम क्या मदद करेंगे? एक डाटा तो सरकार के पास चाहिए। पूंजीपतियों की जो सरकार है, उसको लग रहा है कि यदि ये जनगणना हो गया तो हकीकत सामने आ जाएगा कि किस जाति की क्या संख्या है और उसकी स्थिति क्या है। वो भयभीत है। ये 10% लोगों की सरकार है केंद्र में। जुमला और झूठ के आधार पर वोट मिल जाना ये अलग बात है। शुरू में बीजेपी को ब्राह्मण की पार्टी माना जाता था। चूँकि मैं बीजेपी में काम किया हूँ, इसलिए आपको डिटेल बतला रहा हूँ। उसके बाद का समय आया तो लगा कि ये वैश्यों की पार्टी है। तो यही पहचान बीजेपी का है और आज के परिस्थिति में वही लोग कर रहा है। ये लोग बीजेपी वाले वही कर रहा है। हम चाह रहे हैं कि समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, जिनको मदद की ज़रूरत है, सही अर्थ में वहाँ तक लाभ जाए, और वो तभी संभव है जब जातीय जनगणना होगा। वाले आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में गुंडों की सरकार है, कुव्यवस्था है, सुशासन की सरकार नहीं है। इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? आप पत्रकार हैं, आप जनता से जुड़े हुए लोग हैं, सब चीज़ जानते हैं। हम करें तो रासलीला और आप करें तो कैरेक्टर ढीला। मणिपुर का देखिए, मध्य प्रदेश का देखिए, माने दलित के साथ क्या हो रहा है, मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, उस पर तो ध्यान जा नहीं रहा है। और बिहार की वे बात कर रहे हैं। वहीं नीतीश जी और बीजेपी की यहाँ सरकार थी तो उस समय तक सरकार अच्छी थी। आज उनको पेट में दर्द हो रहा है कि तेजस्वी जी और नीतीश जी बढ़िया से बिहार चला रहे हैं, तो उनको अखर रहा है। बिहार की स्थिति एकदम सामान्य है, बहुत बढ़िया से चल रहा है। तेजस्वी जी और नीतीश जी बढ़िया से बिहार को चला रहे हैं, तो उनको बुरा लग रहा है। उत्तर प्रदेश से शराब आ जा रहा है, लोगों को पिला दिया जा रहा है और आरोप बिहार सरकार पर मढ़ दिया जा रहा है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, दलित वर्ग सुरक्षित नहीं है और आरोप बिहार पर लगा रहे हैं। कल तक तो नीतीश जी अच्छे थे, इसके पहले तो नीतीश जी अच्छे थे, आज बुरा कैसे लगने लगे?
तो सत्ता का जो मलाई है वो हाथ से जब छूट जाता है ना तो लोग बौखला कर अलूल जुलूल बयान देना शुरू कर देता है। यही बीजेपी वाले की स्थिति है। नीतीश जी को प्रधानमंत्री का पद और तेजस्वी को मुख्यमंत्री का पद क्या देखना चाह रहे हैं लोग? मैं आपको स्पष्ट रूप से बतला दूं, नीतीश कुमार 2 दशक से मुख्यमंत्री के पद को संभाल रहे हैं और सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। नीतीश कुमार जी केंद्र सरकार में भी विभिन्न मंत्री पद को सुशोभित किया और बढ़िया से उस मंत्रालय को चलाया। आप भी जानते हैं कि नीतीश कुमार जी के दामन पर कहीं से कोई दाग नहीं है। ईमानदार छवि के लोग हैं और कर्तव्यनिष्ठ भी हैं। वैसे व्यक्ति को यदि प्रधानमंत्री बनाया जाए तो ये भारत का सौभाग्य होगा। वैसे नीतीश कुमार जी जयप्रकाश जी के नक्शे कदम पर चलने वाले लोग हैं। जयप्रकाश जी उनके गुरु रहे हैं। 77 और 74 आंदोलन की देन है नीतीश जी, तो उनमें जयप्रकाश बाबू का गुण कूट कूट कर भरा हुआ है। वैसे नीतीश जी ने तो कभी कहा नहीं कि मैं प्रधानमंत्री की रेस में हूँ, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, लेकिन ये तो देश का सौभाग्य होगा कि नीतीश कुमार जैसा ईमानदार व्यक्ति हाथ में देश का नेतृत्व जाए। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। आपका पुत्र जिला परिषद क्षेत्र संख्या 52 से चुनाव लड़े थे। आगामी चुनाव में भी क्या रोल वही रहेगा? फिर से चुनाव की तैयारी होगी? फिर से चुनाव लड़ना चाहेंगे 52 से? चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये अलग की बात है। हम समाज की सेवा करते आ रहे हैं। मेरे ही नक्शे कदम पर मेरा बेटा भी चलता है। आपको बतला दें कि यदि 4500 लोगों ने अमित कुमार चौहान को वोट दिया तो उसके जिला परिषद तो वही है। उनकी भावना का कद्र करते हुए मैं और मेरा बेटा जब तक जीवित रहूंगा पूरे क्षेत्र संख्या 52 की सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। चुनाव लड़ने की जहां तक बात है, मैं आपको बतला दूं, पंचायती राज चुनाव में जो आरक्षण की व्यवस्था है, हो सकता है अगले बार ये अति पिछड़ा हो जाए, हरिजन सीट हो जाए, तो वैसे परिस्थिति में अमित कैसे लड़ सकता है। यदि आरक्षित नहीं हुआ तो निश्चित रूप से वो चुनाव लड़ेंगे। यदि कोई मर गया, उनके दाह संस्कार में जाना है तो अमित पहुंच जाते हैं। यदि किसी के घर में यज्ञ है, छोटा सा भी यज्ञ है, तो वो वहाँ पहुँच जाते हैं। सेवा करना स्वभाव में है। चौहान जी, एक सवाल लोकसभा चुनाव को लेकर के। आप महागठबंधन में राजद से है और यहाँ राजद के 2 कैंडिडेट आमने सामने हैं। अगर फैसल अली की बात की जाए तो भी दावेदारी में मजबूती के साथ है और कहा जाता है कि ये लालू प्रसाद फैमिली के बिल्कुल एक करीब के सदस्यों में से एक सदस्य हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो राजद एमएलसी फारूक शेख हैं। किस तरह से देखते हैं इस सीट को? इस संबंध में मेरा स्पष्ट मानना है कि राजद बड़ी पार्टी है, जन जन की पार्टी है, घर घर की पार्टी है बिहार में। वैसे परिस्थिति में 2 ही दावेदार हमारे यहाँ नहीं है। दावेदारों की एक लंबी फेरिस्त है। कुछ लोगों के पास खेत है, ये नहीं है, लंबा चौड़ा खलिहान होता है, लेकिन हमारे पास खेत भी है और खलिहान भी है, तो निश्चित रूप से हमारे पास दावेदार भी अधिक होंगे। लालू जी और तेजस्वी जी जिसको लालटेन थमा देंगे, जो कोई व्यक्ति लालटेन लेकर के आवेंगे, वही हमारा उम्मीदवार है। हम सभी राजद के कार्यकर्ता उनके पीछे लग जाएंगे, उनका जीत सुनिश्चित करने के लिए दिन रात एक कर देंगे। ठीक है, आपने पूछा कि फारूक शेख जी, वो भी अच्छे लोग हैं, वो भी एमएलसी हैं, और फैसल अली साहब पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, विद्वान लोग हैं और सहज सरल स्वभाव के भी व्यक्ति हैं। अशोक सिंह चौहान हैं जो राजद के प्रखंड अध्यक्ष बनाए गए हैं और इससे पहले इन्होंने भाजपा के लिए काम किया था, लंबा समय दिया था। फिर राजद ने विश्वास जताया इन पर और प्रखंड का नेतृत्व सौंपा इनको। लंबा अनुभव रखते हैं, राजनीति का अच्छा एक्सपीरियंस है। राजद में आने के बाद ये डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आगामी जो चुनाव लोकसभा की है उसके लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। भाजपा और राजद का फर्क समझा रहे हैं। देखना होगा कि इनके आने के बाद किस तरह से स्थिति बनती है प्रखंड में, राजद का क्या
रोल होता है, आगामी चुनाव में कितना फ़ायदा होगा, देखने वाली बात होगी। तो तमाम तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए STV न्यूज़ के साथ। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए, और अगर आप फेसबुक पर हैं और अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया है तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बहुत धन्यवाद।